वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन असल में है आ टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अभी हम पढ़ेंगे इसका आइडियल केस डिस्कस करेंगे जिसमें हमने सिर्फ दो फैक्टर्स इसमें डिस्कस होते हैं, एक होता है ग्रेविटी, एक होता है एयर रेजिस्टेंस। अभी हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी को पढ़ेंगे। हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको हमने थ्रो किया है ओब्लिकली इनटू द एयर, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बेसबॉल को आप थ्रो कर रहे हैं, गोल्फ बॉल को थ्रो कर रहे हैं, फुटबॉल को किक कर रहे हैं, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर नाउ वी निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करने लगे। अब इस मोशन में होता क्या है? ये जो हमारे सामने जो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह से मोशन होती है, डायग्राम आप देख रहे हैं। इस मोशन में होता क्या है? इट इज़ अ मोशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है और जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, देयर इज अ स्पेशल केस ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, कि कैसे वो कांस्टेंट है, हम इसको भी देखते हैं। अच्छा, पहले हम बात कर रहे हैं, जब हम वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब ये है कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी जो फॉल कर रही है, प्रोजेक्टाइल फॉल कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन हर वक्त क्या है? जी है, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और माइनस साइन जो है वो हमने कन्वेंशन के तौर पे इस्तेमाल किया है। कन्वेंशन क्या हमने इसमें रखी है? ये हमारे सामने कन्वेंशन है कि ये हमारे एक्स वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, टू डायमेंशनल मोशन है। एक्स वाई प्लेन के अंदर जो बॉडी है वो अपनी फ्लाइट अपनी कंटिन्यू करेगी, मतलब कि हवा में होगी अपने। तो ये एक्स और वाई जो एक्सिस है, इसमें हम पॉजिटिव साइड जो होते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड राइट और पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड है। तो डाउनवर्ड जितने भी मोशन होंगी या डायरेक्शंस होंगी उसको मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसलिए हमने जी की वैल्यू माइनस क्यों रखी है? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू हर वक्त क्या है? डाउनवर्ड है, ठीक है, टुवर्ड द नेगेटिव वाई एक्सिस। इसलिए मैंने इसको ए वाई को माइनस जी कर दिया, क्योंकि मैं अपनी कन्वेंशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये हमारे पास एक बेस बॉल है जिसको मैं थ्रो कर रहा हूँ। ये एक्स और वाई एक्सिस हैं और किसी एक एंगल फाई नॉट, इनिशियल एंगल, नॉट का मतलब इनिशियल एंगल, या ये कह लें कि एंगल मेड एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कि 0 है, ठीक है। तो सिमिलरली जो जिस एक इनिशियल वेलोसिटी से इसको थ्रो किया जा रहा है, या कह लें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो ओरिजिन है वहाँ से जो वेलोसिटी है उसको मैंने वी नॉट से शो कर दी, इनिशियल वेलोसिटी भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन है तो इसको जब मैंने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर तब्दील किया तो ये बन गया इसका एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा क्या बन गया? दूसरा बन गया इसका वाई कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फिजिक्स के अंदर। अच्छा, अब ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस पर जो आपको कंपोनेंट नज़र आ रहा है, ये आपको वी नॉट का एक्स कंपोनेंट है और वाई एक्सिस पे वी नॉट का वाई कंपोनेंट है, ठीक है। हमने क्या किया? सबसे पहला आपका हमने ये किया कि लेट अस चूज ओरिजिन ऑफ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम एट 0, मतलब कि एक्स नॉट मतलब कि इनिशियल पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई नॉट इनिशियल पोजीशन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब ये जो मोशन है टू डायमेंशनल है ना, इसमें हॉरिजॉन्टल भी जाना है, इसमें वर्टिकल भी जाना है। तो दोनों को हमने कहाँ पे रखा हुआ है? इनिशियली 0 पर, मतलब ओरिजिन पर रखा हुआ, हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे सेट किया हुआ है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें जो मैंने अभी कहा था कि दोनों मोशन जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दीज आर कांस्टेंट, ठीक है। वर्टिकल की तो समझ में आती है कि कांस्टेंट कैसे है, कि ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी हर वक्त एक्सेलरेशन रहेगी टुवर्ड्स द अर्थ, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। इसलिए मैंने इसको कह दिया। अब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में जब मैंने कहा कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई नहीं हो रही, इसका मतलब है कि जिस इनिशियल वेलोसिटी से मैं इस बॉडी को थ्रो करूँगा, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस की हम बात नहीं करने लगे क्योंकि वर्टिकल एक्सिस की हमने बात कर ली कि उसकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? जी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी वजह से ये अगर इस ऑब्जेक्ट को देखें, ये पोजीशन 1 पर है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3, इस तरह मैंने इसको शो किया हुआ है, ठीक है। पोजीशन 1, पोजीशन 2 और ये पोजीशन 3 एंड सो। अब पोजीशन 1 पे आपको जो कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी है एक्स और वाई दोनों नज़र आ रहे हैं, और जो पोजीशन 2 है इस पर भी आपको कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी जो कि वी है, अभी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है ना, इसको कोई ना कोई वेलोसिटी वी कह दिया ना, वी नॉट इनिशियल नहीं रही, चेंज करेगी, क्यों चेंज करेगी वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल है। देखें, कोई भी वेक्टर जो है
उसका मैग्नीट्यूड क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेक्टर, के वेक्टर की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। अब आपके पास ये सामने जो मेजरमेंट ऑफ वेक्टर है, ये लेंथ ऑफ वेक्टर है वर्टिकली, आपको पहले वेक्टर जो वर्टिकल वेक्टर था वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर वी था वो पहले से कम है। इसका मतलब है, अंडरस्टूड सी बात है कि ये दो वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, मतलब कि ये वेक्टर डिफरेंट है, और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है तो डेफिनेटली ये इस वेक्टर से, ये जो इनिशियल वेक्टर है ये वाला, इससे इसकी वैल्यू कम होगी, कंपोनेंट से वैल्यू कम होगी, ठीक है। वो क्यों कम हो रही है, बिकॉज इट्स मूविंग अपवर्ड, ठीक है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड के, जिसकी वजह से वो उसकी वेलोसिटी को कम करते करते एक पॉइंट आया जिसको मैं कहता हूँ, ये पॉइंट है मैक्सिमम हाइट, में से कहता हूँ वर्टिकल हाइट कह लो, या इसको मैं कहता हूँ वाई। ये वाई एक पॉइंट आया, वर्टिकल हाइट एक पॉइंट आया जिसमें मजीद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बॉडी जो है आगे मूव कर रही है, क्यों, इनिशियली इसको एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी भी दिया गया था। ये तो हम वर्टिकल को डिस्कस करें, फिर डायरेक्शन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की ऑपोजिट होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब डाउनवर्ड मूव करनी शुरू हुई तो उस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी, किस रेट के साथ बढ़ी, हैविंग द एक्सेलरेशन ऑफ जी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करें सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट राइटवर्ड मूव करेगा तो एयर इसको ड्रैग ऑपोजिट साइड पर नहीं करेगी, जिसकी वजह से जिस इनिशियल वेलोसिटी से मैं इसको पोजीशन 1 से फेंकूंगा उसी वेलोसिटी के साथ वो इस पोजीशन, इसको मैं नाम दे रहा हूँ पोजीशन 5 पर पहुंच जाएगी। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं कर रही, तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज जीरो एंड दिस इज जीरो ऑल द टाइम। तो मैं कह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है और ऑल द टाइम जीरो है, मतलब कांस्टेंट है, बजाते खुद जीरो भी है, और क्योंकि ये अपनी पोजीशन के साथ साथ टाइम के साथ साथ ये एक्सेलरेशन भी वैल्यू भी चेंज नहीं करे तो इसको कांस्टेंट भी कह सकता हूँ। दैट इज आई एम सेइंग दैट दिस इज अ स्पेशल केस, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा बात करते हैं, हमने 2 डायमेंशनल मोशन की बात की, एक्स और वाई, वी आर लिविंग इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, वी आर लिविंग इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। तो थर्ड डायमेंशन कहाँ पर है, हमें पता है थर्ड डायमेंशन होती है आउटवर्ड, जो कि मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन हम उसको कंसिडर भी नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है। तो मैंने z कंपोनेंट जो है उस वेलोसिटी को, उसको मैंने जीरो कंसिडर किया, तो ऑब्वियसली इसका जो एक्सेलरेशन भी, जब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी z कंपोनेंट पर नहीं है। मतलब ये है कि जब मैं इसको थ्रो करूँगा ये एक्स वाई प्लेन पर ट्रैवल करेगी, ये बाहर की तरफ, ये बाहर में जो है स्क्रीन से बाहर की तरफ बॉल जो है वो नहीं मूव करेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा था, लेट अस चूज ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम एट ओरिजिन, ठीक है, x नॉट y नॉट 0 है, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस वेलोसिटी को डिस्कस करने लगा हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ लॉन्च, ये पॉइंट ऑफ लॉन्च है, इसमें मैं कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी डिस्कस करने लगा हूँ। अच्छा, अब ये जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी या एट द पॉइंट ऑफ लॉन्च जो है वेलोसिटी वी नॉट, इसके जो 2 कंपोनेंट्स बने, वी नॉट एक्स कंपोनेंट, वी नॉट वाई कंपोनेंट की वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। हमें पता है कि वी नॉट एक्स जो होता है, एक्स एक्सिस ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, कि एक्स एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट के साथ जो ट्रिग्नोमेट्री का एंगल आता है वो होता है कॉस, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ, मैंने नाम दिया हुआ था कि द एंगल, the velocity, initial velocity which is being made at the origin with respect to horizontal, वो एंगल क्या बना रहा है, ये फाई नॉट बना रहा है, ठीक है, ये फाई नॉट बना रहा है, ये तो मैंने लिख दिया। तो x कंपोनेंट क्या कहलाएगी वेलोसिटी का इनिशियल, तो v नॉट एक्स इक्वल टू v नॉट cos ऑफ फाई, सिमिलरली फॉर y कंपोनेंट v नॉट साइन ऑफ फाई, ठीक है। पिछला जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा था जिसके अंदर हमने 1 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ी थी, उसके अंदर हमने ये वैल्यू को प्रूफ किया था, ये वैल्यू हमने प्रूफ की थी, ठीक है। जनरल वैल्यू कि एक वेलोसिटी है, ठीक है, एट एनी टाइम t, ठीक है, इसको कहते हैं एट एनी टाइम t, ये था वेलोसिटी एट ओरिजिन या इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसी वेलोसिटी के कंपोनेंट को, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारे पास मोशन 2 डायमेंशनल है, तो इसलिए मुझे इस वेलोसिटी को भी, जो कि अगर मैं इसको वेक्टर कहता हूँ, जो कि है वेक्टर, ठीक है, तो इसको मैं इसके कंपोनेंट्स में x और y कंपोनेंट्स के अंदर जो है स्प्लिट अप कर रहा हूँ। तो क्या बना, x कंपोनेंट क्या बन गया हमारे पास, x कंपोनेंट बन गया vx इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी, और y कंपोनेंट क्या बन गया, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। सिंपल हमने करना क्या, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है, जो हमने ऊपर अपने सिंपल सी हमने एजम्पशंस बनाई हैं, ठीक है, वैल्यूज हमने पुटअप कर दी हैं। हमने कहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नहीं है बिकॉज ऑफ नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, तो हमारे पास ax आ गया 0।
तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जब ये 0 हो गया तो ये सारी की सारी ये जो वैल्यू है आपके सामने दैट विल बी 0, तो रह जाएगा वी एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स। और वी नॉट एक्स क्या है, ये हमने यहाँ से वैल्यू पुटअप की तो ये बन गया। मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ये हम इसको रिजल्टेंट वेलोसिटी कहेंगे, तो वो होगा वी नॉट कॉज ऑफ फाई नॉट। सिमिलरली वाई कंपोनेंट की बात करें अगर, तो एज इट इज हमने लिखा ए वाई की वैल्यू जो कि माइनस जी है, कन्वेंशन भी आपको बता दी कैसे मैंने माइनस जी का है, ठीक है, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव वाई होता है, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव जी का है। तो ये हमारे पास बन गया वी नॉट वाई इज इक्वल टू, मतलब कि जो इक्वेशन बनी इसको ओपन अप किया तो वी नॉट वाई की वैल्यू है वी नॉट साइन ऑफ फाई नॉट माइनस बिकॉज ऑफ दिस माइनस कन्वेंशनल साइन ए वाई जो कि जी के बराबर है और आगे टी, ये वैल्यू बन गई। तो अब ये हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी आ गए, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है, जैसे कि यहाँ से लीव किया इसने, छोड़ी इस पोजीशन को, यहाँ पहुँच गया, ये वी है, तो वी एक्स और वी वाई कंपोनेंट बन गए, ये वी है, ये वी एक्स और वी वाई कंपोनेंट्स में तब्दील होगी। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको पता है क्या है कि रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है कि दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से जोड़ें तो जो इनका रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये जो हमारे पास वी बन रहा है दैट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, वी एक्स एंड वी वाई। ओके, अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है, v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वी एक्स इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड वी वाई इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, अगर डायरेक्शन मालूम करनी है कि किस पॉइंट पर है, एंगल क्या बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हम इसको कैसे करेंगे, ये देखिएगा, ये हमारे पास जो ये देखें, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये वेलोसिटी जो है ये v, ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना, इसको मैंने फाई कह दिया ना, मैंने फाई नॉट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इनिशियल एंगल था, तो ऑब्वियसली जब जब ये आगे मूव करेगा तो एंगल ये चेंज करता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब ये एट द पॉइंट ऑफ लॉन्च इसका सम इनिशियल एंगल था, एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग या बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसका एंगल इस वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना है वो फाई को कह रहे हैं। तो ये फाई निकालने का तरीका क्या है, ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो ये बन जाएगा, यहाँ से आप अगर सिर्फ फाई निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने लगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हमने एंगल भी देख लिया। अब हम मालूम करना चाहते हैं कि व्हाट इज द पाथ ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि इसका पाथ क्या है, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, ये किस रास्ते को इख्तियार कर रहा है, मैथमेटिकल कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। मतलब हम इसको सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, हम इसको प्रूव करेंगे, आइदर इसकी जो पाथ है वो क्या शेप है उसकी, हम इसकी शेप ऑफ द पाथ जो है वो मालूम करने जा रहे हैं। तो देखें, जब मैंने इस प्रोजेक्टाइल को 1 पॉइंट से लॉन्च किया और ये 5 पॉइंट पे गया तो डेफिनेटली इसने पोजीशन चेंज की। तो इसी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो पोजीशन की हमारे पास इक्वेशन थी उसका सहारा लिया, ठीक है। ये पोजीशन की इक्वेशन थी और जो हमने पिछले टॉपिक के अंदर इसको स्टडी किया और इसको प्रूव भी किया हुआ कैसे आई है। तो x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस सेम, ये इक्वेशन आपके सामने गिवन है। अब पोजीशन जो बात कर रहा हूँ दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, असल में मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ कि ये हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल था पहले पोजीशन 1 पे था, फिर पोजीशन 5 में आ गया, तो मैं कैसे पता लगे कितना फासला तय किया, मैं कहूँगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 पोजीशन एंड पॉइंट 5 पोजीशन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास पोजीशन है इसको मैं डिस्प्लेसमेंट कहूँगा, तो डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर होती है, तो मैं इनको वेक्टरली पढ़ूंगा क्योंकि v नॉट वेलोसिटी इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। तो मैंने इस इक्वेशन को 2 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब एक कंपोनेंट इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, सेम जो हमने ऊपर किया है, सेम ये इक्वेशन को हमने फॉलो किया था। v से एक लॉजिकल इक्वेशन थी, रेफरेंस इक्वेशन थी, इसको x और y कंपोनेंट्स के अंदर लिखा था। सेम हम इस जो x है डिस्प्लेसमेंट है इसको हम x और y कंपोनेंट के अंदर लिखेंगे, इस पोजीशन को लिखेंगे। तो x जो कि हम x एक्सिस की बात करें ना, फॉर y एक्सिस या x की मैं क्या लिख रहा हूँ, y लिख रहा हूँ। ये 2 इक्वेशन आपके सामने वैसा सामने मैंने रखी हुई है। तो x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट, क्योंकि x कंपोनेंट की बात हो रही है, t इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमें इसके x और y कंपोनेंट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। तो x नॉट, क्योंकि हमारी इनिशियल कंडीशन क्या थी, हमारी इनिशियल कंडीशन
ये देखें हमारी इनिशियल कंडीशन ये थी, ये कि हमने एक्स नॉट और वाई नॉट ओरिजिन को किस पे रखा हुआ है, मतलब कि पॉइंट ऑफ लॉन्च कहाँ पे, ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ओरिजिन पर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, अब ये हमने एक्स नॉट 0 पुटअप किया हुआ है, ठीक है, और वी नॉट एक्स क्या है, प्रीवियस नॉलेज, ये देखें वी नॉट एक्स, वी नॉट कॉज ऑफ फाई, वैल्यू पुटअप कर दी, ए एक्स 0 है, तो हमारे पास ये रिलेशन क्या बन जाएगी, वैल्यू पुटअप करने के बाद x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस फाई नॉट इंटू टी, यहाँ से हम t की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है, नहीं भी करते कोई इशू नहीं है, क्यों मालूम करें मैं आगे मैं आपको बताता हूँ। अब y कंपोनेंट की बात करें तो यही x की जगह मैं y पुटअप करूँगा, x नॉट की जगह y नॉट पुटअप करूँगा और सारी की सारी वैल्यूज़ को वर्टिकल कंपोनेंट या y कंपोनेंट के अंदर लिख दूंगा, और अकॉर्डिंग टू आवर इनिशियल कंडीशन कि हमारा x नॉट और y नॉट क्योंकि 0 था, मैंने इसकी वैल्यू 0 पुटअप की, v नॉट y यहाँ से मैंने इस इक्वेशन का सहारा लिया, ठीक है, वी नॉट साइन ऑफ फाई नॉट तो मैंने लिख दिया इंटू टी, और ए वाई माइनस जी है तो ये इक्वेशन हमने लिख दी, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है टाइम की जो इक्वेशन है ये जो निकाली, इसको मैंने पुटअप कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो जब पुटअप किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ फाई, टी की जगह मैंने लिख दिया x ओवर वी नॉट कॉज ऑफ फाई नॉट माइनस 1/2 जी टी, इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसका मैंने स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, वी नॉट से वी नॉट गया, साइन फाई नॉट ओवर कॉस फाई नॉट, वी नो दैट टेंजेंट फाई नॉट इंटू एक्स माइनस जी डिवाइडेड बाई 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इसको ओपन कर दे इंटू एक्स स्क्वायर, जी भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, ये सारी की सारी जो टर्म आपके सामने नजर आ रही है दैट इज अ कांस्टेंट, और ये टेंजेंट फाई नॉट जो है ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि इनिशियल एंगल की बात हो रही है ना, तो वो तो चेंज नहीं करेगी जिस एंगल से आपने फेंक दिया, अगर वो आपने जिस एंगल से फेंका है लेट्स सपोज 30 डिग्री है, तो अगर आप पोजीशन 3 में भी चले जाते हो तो इनिशियली तो आप यही कहोगे ना कि आपने किस एंगल पर फेंका है, 30 डिग्री से फेंका है, तो फाई नॉट चेंज नहीं करा, तो टेंजेंट फाई नॉट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो इसको अगर मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन का सहारा लूँ जो कि लाइक दिस y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स, बी और सी भी इसमें क्या है, कांस्टेंट है, तो दैट दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इसका मतलब है जो ये पाथ है प्रोजेक्टाइल का वो फॉलो कर रही है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो हम इसलिए कहते हैं कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पाथ को भी हमें मालूम कर लिया कि इसका पाथ क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इसको पोजीशन 1 से लॉन्च करता हूँ, ये पोजीशन 5 पे गिरती है, तो ये कितना दूर गिरेगी, जिसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ लॉन्च ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग या बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो उसको हम कहते हैं रेंज कहते हैं। तो हम रेंज मालूम कर लेते हैं। रेंज के लिए हमने क्या किया, हमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात, डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना, तो वही डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का हमने सहारा लिया और उसको, ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसका सहारा लिया और हमने कंडीशन जो है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम हाइट की बात नहीं कर रहे, हम हॉरिजेंटल रेंज की बात कर रहे हैं, तो हम ये जो इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 प्रूव की हुई है, ठीक, पैराबोलिक डिस्टेंस की, पैराबोलिक शेप की, इस इक्वेशन के अंदर हम कन्वेंशन इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि y इज इक्वल टू 0, तो y 0 जगह ये माइनस वहाँ जाके प्लस बनेगा, तो इक्वेशन कुछ इस अंदाज की बन जाएगी, देखिए ना, जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और इज इक्वल टू टेंजेंट फाई नॉट ओवर एक्स। टेंजेंट फाई को मैंने दोबारा खोल दिया फॉर माई सिंप्लिसिटी, क्यों मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से एक्स ये स्क्वायर जो है इससे कट जाएगा, ठीक है, और ये कॉस का स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा। अगर मैं यहाँ से x जो है, जो कि हमारे पास x कंपोनेंट है, जो मैं कह रहा हूँ कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ठीक है, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा क्योंकि हमने यही मालूम करना है, हमने हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो ये सारी के सारी जो टर्म बाकी है इसको उठाया मैंने और दूसरी तरफ ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारे पास बन जाएगी x इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 sin phi naught cos phi naught divided by g, that was not 2, that was actually g। तो हमारे पास ये जो 2 sin phi cos phi है, phi naught है, ये हमारे पास मैथमेटिकल एक इक्वेशन है एंगल्स की, वो है sin 2 phi। इसको इस फॉर्मूला को प्रूव करें तो ये रिजल्ट निकलता है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन के साथ, तो बन गया x जो कि हॉरिजॉन्टल रेंज इसको मैं कह रहा हूँ इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 phi naught, ठीक है। अब अगर मैं एक बात करता हूँ कि आई वांट टू गेट द मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम रेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
ये जो मेरे पास साइन 2 फाई नॉट है इसको मुझे 1 पर लेके जाना पड़ेगा। तो कैसे लेके जाऊंगा मैं इसको 1 पर? साइन 2 फाई नॉट इज इक्वल टू 1। तो बनेगा फाई नॉट कैसे निकलेगा फिर? ये बनेगा साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2, ये वहाँ चलेगा। तो साइन इनवर्स 1 इज 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 और ये बन जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब अगर आप एक अपने प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल के साथ लॉन्च करते हो, मतलब ये वाला जो आपके सामने एंगल है, इफ़ दैट एंगल इज़, ये वाला एंगल जो है दैट एंगल इज़ 45 डिग्री, तो आपकी जो ये रेंज होगी ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, फॉर द मैक्सिमम रेंज यू हैव टू हैव एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा सोल्यूशन? ये वाला जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द आइडियलाइज्ड व्यू ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये आइडियलाइज्ड व्यू है। क्या मतलब है कि हमने कंसिडर किया है सिर्फ एक इफेक्ट को, और वो क्या है? वो है ग्रेविटी। हमने अभी एयर रेजिस्टेंस को नहीं पढ़ा, ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी को डिस्कस किया है। अदर फैक्टर इज एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस जो है इज एन एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। तो मतलब कि अगर एयर रेजिस्टेंस है तो वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स हो जाएगी। कैसे? हम इसको देखते हैं। ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी डिसेलरेटिंग इफेक्ट ऑफ द एयर। अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो एयर का इफेक्ट, जो रेजिस्टिव इफेक्ट है, वो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर लो स्पीड्स की बात करेंगे तो एयर का रेजिस्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल है तो बिकॉज ऑफ हैवी रेजिस्टिव फोर्स या डिसेलरेटिंग इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, और पॉसिबली ऐसा ही होगा कि जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है दैट विल बिकम लेस देन दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू। इस एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आ रही, मैंने आपको कहा था कि एयर रेजिस्टेंस इज वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। तो कैसे? देखें, आप जो हैं, आप पैदल चल रहे हैं, ठीक है, और हवा का जो दबाव है आपके सीने पर, आपके सामने पर, वो कम महसूस होता है। अगर उसी एक एनवायरनमेंट के अंदर आप बाइक पर बैठ जाओ, तो जो बाइक चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ, तो आपको एयर रेजिस्टेंस का फैक्टर, जो ड्रैग फोर्स है, वो ज़्यादा महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर चुकी है। दैट इज़ आई एम सेइंग के एयर रेजिस्टेंस जो है, द ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द डिसेलरेटिंग इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ये था हमारा आज का टॉपिक। हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक से मिलेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अब हम मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।